Hello everyone, welcome back to this video series where we were discussing NIOS course number 504 जहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी मैथ्स पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं. And now in this video we are going to discuss some learner centered approaches of teaching mathematics. इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स को स्टडी करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है. तो ये जो मॉडल्स हैं और साथ में जो कॉन्सेप्ट मैपिंग हम लोग समझने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द टीचिंग एग्जामिनेशंस. इवन सीटेट में भी कॉन्सेप्ट मैपिंग से क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में. प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने मेथड्स स्टडी किए थे, डिस्कस किए थे, वो मेथड्स टोटली चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चा था वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था, वो खुद की नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था. तो होता क्या है जनरली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मेथड्स ऐसे होने चाहिए जिसमें जो बच्चा है वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, और टीचर का रोल होता है एज अ फैसिलिटेटर का. ठीक है, तो जो टीचर होता है वो टोटली एक्टिवली सब कुछ बच्चे को डायरेक्ट नहीं करेगा, वो इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करेगा ताकि वो जो चाइल्ड है वो खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके. नाउ सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ मॉडल्स हम स्टडी करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेज में, तो उसमें सबसे पहला है हमारा 5 इज़ लर्निंग मॉडल. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे मॉडल, तो प्लीज़ इसको बहुत ही सीरियसली पढ़िएगा. तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं. पहला होता है इंगेजमेंट, फिर एक्सप्लोरेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर इलेबोरेशन एंड देन लास्ट में इवैल्यूएशन. इंगेजमेंट फेज में हम कुछ वैसे ही करते हैं जैसा हम अपनी लेसन प्लानिंग में करते थे. हम लोग प्रायर जो प्रीवियस नॉलेज होती थी चाइल्ड की, उसको हम कनेक्ट करते थे टॉपिक से. तो सिमिलर चीज़ इसमें भी किया जाता है इंगेजमेंट फेज में. तो यहाँ पर क्या होता है, ये टीचर की जॉब होती है इस पर्टिकुलर फेज में कि वो स्टूडेंट की जो अर्लियर नॉलेज है उसको आइडेंटिफाई करे और उसके क्या मिसकॉन्सेप्शन या अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं किसी भी टॉपिक को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके, तो वो उसके बारे में समझ पाए. ठीक है, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस क्या होते हैं? ठीक है, तो जो करेक्ट कोई कॉन्सेप्शन होता है उसके बजाय एक चाइल्ड के माइंड में कुछ अदर कंसेप्शन भी बन जाते हैं टॉपिक को लेके. जैसे कि एक बहुत ही जो कॉमन सा एक एग्जांपल है, जैसे कि 4 पैर का मतलब कैट होता है, ऐसा बच्चा जानता है, तो वो डॉग को भी कैट समझता है. तो ये अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों के माइंड में. इसके बाद में इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे फ्रैक्शन का एग्जांपल है. तो बच्चों की प्रायर नॉलेज को कनेक्ट करने के लिए और बच्चों को इंगेज करने के लिए टीचर क्या कर सकता है, कोई कॉन्क्रीट मटेरियल के थ्रू बच्चों को सिखा सकता है. जैसे कि सिखाना नहीं, बेसिकली उसकी नॉलेज को जो है एक्टिव करना या उसकी प्रायर नॉलेज को समझने का काम यहाँ पर हो सकता है. जैसे कि बच्चे को एक शीट दे दी जाए और उसमें 4 सर्कल्स हों, और उसमें में से पूछ दिया जाए कि अगर एक सर्कल जो है इसको निकाल दें तो यहाँ पे कितने सर्कल्स बच रहे हैं, और ये जो एक सर्कल है वो ये इस पूरे टोटल का कितना पार्ट है. तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या फिर कलर करा के फिगर्स में. तो ये इन सब एक्टिविटीज़ के माध्यम से टीचर जो है वो इंगेजमेंट फेज़ को कंडक्ट करा सकता है. इसके बाद में आती है एक्सप्लोरेशन फेज़. तो एक्सप्लोरेशन फेज़ में टीचर का काम है एज अ फैसिलिटेटर का. इसमें टीचर को प्रोवाइड करने मटेरियल्स और गाइड करना है स्टूडेंट्स को ताकि वो फोकस कर सकें अपने टॉपिक पे. अब एक्सप्लोरेशन में होगा क्या, स्टूडेंट्स अपने आप से एक्सप्लोर करेंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एक्सप्लोर करें. एक्सप्लोर करने के लिए वो कोलैबोरेट करेंगे अदर स्टूडेंट्स के साथ में, एक दूसरे से बातचीत करेंगे. अगर किसी के माइंड में कोई अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है तो वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके उस बात को समझने की कोशिश करेंगे. और इस पूरी जो एक्सप्लोरेशन फेज है इसमें टीचर चुपचाप नहीं बैठेगा, वो भी उस डिस्कशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहेगा ताकि सही डायरेक्शन में जो उनका डिस्कशन जा रहा है या उनका एक्सप्लोरेशन जा रहा है उसमें वो उनकी हेल्प कर सके. इसके बाद में एक्सप्लेनेशन फेज़ होती है. तो एक्सप्लेनेशन फेज़ में क्या करना है, तो इसमें टीचर की जॉब इतनी रहती है कि इसमें उन्हें मतलब कि चाइल्ड को एक्सप्लेन करना होता है. इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो डिस्कशन प्रोसेस चल रहा है उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको इन्वॉल्व होना है. लेकिन आपको करना क्या है, वहाँ पे आपको इतना एक्सप्लेनेशन देना है जिससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उनके अंदर उसका जो है एक डिफ्रेंशिएट कर पाएँ बच्चे और समझ पाएँ कि सही कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, तो ये होता है एक्सप्लेनेशन फेज़. इसके बाद में आता है इलेबोरेशन फेज़. तो इलेबोरेशन फेज़ में क्या होता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो जो उनकी जो नॉलेज है उनको नई सिचुएशन में अप्लाई करके वो देख सकें. ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें नए नए क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके माइंड में आ सकते हैं, या हाइपोथेसिस वो बना सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए. ठीक है, तो ये इलेबोरेशन होता है. तो स्टूडेंट्स एक्सपैंड एंड अप्लाई ऑन द कॉन्सेप्ट दे हैव लर्न फ्रॉम द अर्लियर 3 फेजेस एंड मेक कनेक्शन टू अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. उसके बाद में इवैल्यूएशन फेज़ में क्या होता है, इवैल्यूएशन फेज़ में एक ऑन गोइंग असेसमेंट या डायग्नोसिस करा जाता है, जिसमें कि इसमें टीचर क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, और कितना कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हुए हैं. तो इसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो के माध्यम से. असेसमेंट पोर्टफोलियो में आपने जो एक्टिविटीज़ कराई हैं उसको आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या कोई असाइनमेंट दे सकते हैं, या आप सिंपली ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं. और इसके अलावा कॉन्सेप्ट मैपिंग या पीयर असेसमेंट, ये सब जो स्ट्रैटेजीज़ हैं हम लोग लगा सकते हैं. कोई भी क्रूड असेसमेंट वाली स्ट्रैटेजी में नहीं लगानी है, हमें
अब जो सेकंड मॉडल है वो है इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन मॉडल, जिसे हम आइकॉन डिज़ाइन मॉडल भी बोलते हैं। तो इसमें टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो ऑब्जर्वेशन से होती है। बच्चा ना कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कॉन्सेप्ट है, तो उसको ऑब्जर्व करता है, ऐसे डायरेक्टली जंप नहीं करता। हम उसकी हेल्प करते हैं कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करे ताकि वो समझ पाए कि ये जो प्रॉब्लम है उसमें एक्चुअली में उसको किस तरह से उसका सोल्यूशन निकालना है या उसको निकालना क्या है, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। उसके बाद में कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली जो लर्नर होते हैं वो ऑब्जर्व सिचुएशन को एलिमेंट्स के साथ में या जो प्रॉब्लम्स के एलिमेंट्स हैं उसके साथ में रिलेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आता है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। तो इसमें क्या होता है, इसमें लर्नर्स को इंकरेज किया जाता है कि वो अपने माइंड में एक्सरसाइज कर सकें थ्रू द डिफरेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ बाय द टीचर। तो टीचर को क्या करना रहता है, टीचर को सिंपली गाइड करना रहता है कि कैसे बच्चा जो है वो चीज़ों को एनालाइज करे और इंटरप्रेट करे प्रॉब्लम को। तो इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव कंसेप्शंस और मिसकंसेप्शंस भी बच्चे बना लेते हैं, ये भी नोट करने की बात है। इसके बाद में कोलैबोरेशन में क्या होता है, लर्नर्स ग्रुप फॉर्म करते हैं और फ्रीली वो डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स अगर उनके माइंड में बिल्ड हैं, तो वो कम्युनिकेट करके अपने पीयर्स से उससे बात करके एक दूसरे से वो उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। टीचर भी इसमें उनकी हेल्प करता है और टीचर का वर्क सिंपली यहाँ पर उनको गाइड करने का होता है। वो एक एक ग्रुप को गाइड करते हैं और साथ में उनकी जो संवाद हो रही है, उनका कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसमें वो पार्ट भी लेते हैं। वो बच्चों के साथ में एज देयर कंपेनियन बन के वो उस बातचीत में उनका साथ देते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। इसके बाद में इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है, लर्नर्स एनालाइज करते हैं, ठीक है, जो भी उनकी कंस्ट्रक्टेड नॉलेज है थ्रू आर्गुमेंटेशन, डिस्कशन एंड वैलिडेशन। उसके बाद में फिर वो अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन को जनरेट करते हैं। इसके बाद में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। अब लर्नर्स के सामने बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इस प्रोसेस के दौरान, जब वो किसी एक सिंगल चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है और जो नॉलेज है उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम की जो सिचुएशन है और प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो दोनों चीज़ों को मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कर देता है दोनों चीज़ की। उसके बाद में आता है मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस। इसमें क्या होता है कि लर्नर ट्राई टू अप्लाई वेरियस इंटरप्रिटेशन, जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन उसने किए हैं उसको वन बाय वन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगाता है और उससे होता क्या है, मल्टीपल जो सोल्यूशन होते हैं उस प्रॉब्लम के वो निकल के आ जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस। इसके बाद में आपका आता है कॉन्सेप्ट मैपिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सीटेट वगैरह में भी इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स इज इंटर रिलेटेड। अगर आप शेप्स पढ़ रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्क्वायर और रोम्बस के बीच में कोई रिलेशन आप नहीं निकाल पाएंगे या स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में आप कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग की हम हेल्प लेते हैं। बच्चे कॉन्सेप्ट मैप्स के थ्रू इंटर रिलेट करना सीखते हैं और इसके थ्रू वो ये समझते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है। तो क्वाड्रिलेटरल में पॉलीगन्स आते हैं, ट्रेपेजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं इसके बारे में ये पूरा कॉन्सेप्ट मैप बनाया गया है। तो इससे बच्चों को आसानी मिलती है चीज़ों को समझने में। एक पर्टिकुलर कंसेप्ट का अलग अलग तरह से कंसेप्ट मैपिंग हो सकती है, अलग अलग तरह के कंसेप्ट मैप्स बन सकते हैं और द नंबर ऑफ कनेक्शंस एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी असेस्ड बाय द नंबर ऑफ लिंकिंग लाइंस एंड यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट मैप। तो क्या कनेक्शन है और क्या डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सब चीज़ें जो नंबर ऑफ लिंकिंग लाइंस हैं उससे हम एसेस कर सकते हैं। और साथ में एक कंसेप्ट मैप प्रोवाइड्स अ कॉन्क्रीट रिकॉर्ड फॉर द कनेक्शंस परसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड thus it indicates how the students knowledge is organized and interconnected। तो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बताया, कॉन्सेप्ट मैप का बेसिक आइडिया यही है कि कैसे बच्चे जो है डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में कनेक्शन बैठा पाएँ ताकि उनकी जो नॉलेज है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेटल हो जाए उनके माइंड में और वो हर एक कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करके देख सकें। क्योंकि इंटर रिलेट करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन इंटर रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अभी से बच्चे सीखेंगे कॉन्सेप्ट मैप्स बनाना और चीज़ों को इंटर रिलेट करके सोचना, तो फिर आगे उनको जब मैथ्स को उनको फिजिक्स में इंटर रिलेट करना होगा या साइंस की किसी और ब्रांच में इंटर रिलेट करना होगा या हायर क्लासेस में डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने होंगे, तो वो अपनी बेसिक नॉलेज को इंटर रिलेट करके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आराम से सीख सकते हैं। सो फॉर दैट कॉन्सेप्ट मैपिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप आसानी से चीज़ों को अपने माइंड में ग्रास्प कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो।